हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 ही करेंगे। पार्ट 1 मैंने करवा दिया था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और कुछ टॉपिक्स भी कवर किए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स से। कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे कॉपर, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। जैसे मरकरी है, मरकरी क्या है? एक लिक्विड मेटल है, बट फिर भी वो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देते हैं, ठीक है। अब नॉन कंडक्टर्स को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं, जैसे प्लास्टिक, वो भी हम पढ़ते हैं छोटी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो उसके बाद अब टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स तो हमें पता लग गए कि क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है मेटालिक कंडक्टर्स और एक है इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटालिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है मूवमेंट होती है, ठीक है। दीज कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। दिस टाइप ऑफ कंडक्शन हैपन्स इन सॉलिड्स एंड इन द मॉल्टन स्टेट, प्योर स्टेट, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सोल्यूशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सोल्यूशन में ही एग्जिस्ट करते हैं। अगर जैसे मैं सपोज करूँ मेरे पास क्या है, HCl है। HCl कैसे फॉर्म करता है, कैसे बनता है? H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, है ना। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, क्या तभी इनका बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स वो आयंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में ही जिनकी मूवमेंट होती है आयंस की। सॉलिड स्टेट के लिए तो हम मेटालिक कंडक्टर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन लिक्विड्स के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स, अब टाइप क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स के? एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो बहुत ही कम डिकम्पोज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है, ये वीकली डिसोशिएट होता है, CaCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी क्या है? वीक बेस है। ये भी कैसे डिकम्पोज होता है? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स है, बेसिस है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनकी डिकम्पोजिशन बहुत कम होती है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है। यहाँ पे क्या है? कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह, ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। और वीक एसिड्स के लिए क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है बहुत कम होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल क्या क्या है? जैसे NaOH हो गया, HCl हो गया है, ठीक है, H2SO4 हो गया है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनकी ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है। जैसे H2SO4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा? ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस, मैंने सेल्स पढ़े थे हमने, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस किस में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इन एन इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हम क्या करते हैं? केमिकली डिपोजिशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। और डैनियल सेल में क्या था? डैनियल सेल बोलते हैं, ये वोर्टेक्स सेल बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को।
तो वहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है, अपोज़िट होता है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब उसके बाद कौन-कौन से फैक्टर्स हैं कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है, वो किन-किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? अब नेचर इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स अभी हमने पीछे पढ़े हैं, कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अभी हमने जस्ट पीछे ही पढ़े हैं, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनकी डिसोसिएशन उतनी ही ज़्यादा होगी और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, उनकी जो डिसोसिएशन है, वो बहुत कम होगी, ठीक है? ये डिपेंड कर रहा है, जिसकी जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन होगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में उतनी ज़्यादा उसकी हेल्प होगी, वो उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी डिसोसिएशन ही ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट होती है, तो वो प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही बनाएँगे, बहुत कम अमाउंट में होगा या फिर जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी। उसके बाद जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इनर्ट और एक होते हैं पैसिव। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे प्लैटिनम हो गया, कार्बन हो गया और मरकरी हो गया, ठीक है? इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है रेडॉक्स रिएक्शन में, वो क्या होती है? पार्टिसिपेशन एज़ अ सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना या फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना रिएक्शंस में। उसके बाद अब पैसिव इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? जैसे मेटल्स और उनके आयन्स, जैसे ज़िंक है, ठीक है? तो ज़िंक अपने ही सॉल्यूशन में एग्ज़िस्ट करता है। हमने पढ़ा था ना डैनियल सेल में कि ज़िंक अगर जो इलेक्ट्रोड्स होती है, जैसे ये है, ठीक है? जैसे ये अगर इलेक्ट्रोड ज़िंक का है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? ZnSO4 सॉल्यूशन होगा, है ना? ये कौन से इलेक्ट्रोड्स हैं? पैसिव इलेक्ट्रोड्स हैं। पैसिव इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? जिनकी पार्टिसिपेशन होती है जिनकी कंप्लीट पार्टिसिपेशन होती है। कंप्लीट पार्टिसिपेशन, ठीक है? ये खुद को डिकम्पोज़ भी कर लेते हैं और लिबरेट भी करते हैं। अब जैसे ज़िंक है, मैंने बताया था, ज़िंक है, और ये क्या है? कॉपर, ठीक है? ये किससे कनेक्ट थे? सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट। यहाँ पे हमने क्या लगाया था? वोल्टमीटर था। यहाँ पे क्या था? वोल्टमीटर। तो ज़िंक क्या कर रहा था यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स पास होके कहाँ जा रहे थे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। यहाँ पे इन इलेक्ट्रोड्स को वो एक्सेप्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन्स को, और कैसे? यहाँ पे क्या हो जा रही थी कॉपर की डिपोज़िशन। यहाँ पे क्या हो जा रही थी कॉपर की डिपोज़िएशन डिपोज़ि डिपोज़िशन, ठीक है? तो ये है इलेक्ट्रोड्स के बारे में। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स इन द सब्सटेंस, अब डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, जैसे रेस लगाते हैं ना कि कौन पहले दौड़ा वो फर्स्ट आ गया, कौन बाद में आया लास्ट में आया वो लास्ट आ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ इसका भी। जैसे हमने हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, ठीक है? ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है? इसमें क्या होगा? अब 2 टर्म आ रही है, एक्वस और एक है NaCl। मैंने मोल्टन नहीं बोला, मैंने बोला एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर प्रेज़ेंट होगा, है ना? और साथ में क्या है हमारे पास? NaCl। अब इनके जो आयन्स है, जैसे क्लोरीन हो गया और
ऑक्सीजन हो गया। इनमें क्या होगी, रेस होगी कि मैंने कौन-सा प्रोडक्ट पहले फ़ॉर्म करना है। वो डिपेंड करता है, मैंने बताया था कि एनोड पे कौन-सा एनोड पे कौन-सा आयन जाएगा और कैथोड पे कौन-सा आयन जाएगा। एनोड हमारा पॉज़िटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अगर एनोड पॉज़िटिव होगा ऑब्वियसली उसके पास कौन जाएगा एनोड के बाद? एनोड के पास कौन जाएगा? Cl नेगेटिव आयन। Cl नेगेटिव आयन आपस में रिलीज़ करके क्या बनाएँगे? क्लोरीन गैस, है ना? क्लोरीन गैस। और मैं अगर वाटर की बात करूँ तो वाटर में कौन-सा आयन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या बनाएगा? O2 गैस, है ना? तो इनमें क्या होगी, रेस लगेगी। ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी कि Cl2 की फॉर्मेशन होगी। और वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉन्सन्ट्रेशन। जिसकी जितनी ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेशन होगी, ठीक है? वो उतनी ही जल्दी उतनी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। या तो Cl2 की गैस में या फिर ऑक्सीजन की गैस में, ऑक्सीजन गैस में, ठीक है? अब उसके बाद अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। अब जब लास्ट टर्न आई है कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा अमाउंट जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है? तो इसके लिए एक हमारे पास लॉ आया है, फैराडे सर है जिन्होंने ये लॉ दिया है। उन्होंने रिलेशन बताया है किसके बीच में बताया उन्होंने, amount of material deposited at the electrode or liberated and the amount of current passed through the electrolyte। उन्होंने रिलेशन बताया किसके बीच में, कि जितना ज़्यादा हम करंट पास करेंगे उतना ही ज़्यादा जो हमारा सब्सटेंस है वो उतनी ही जल्दी डिपॉजिटेड होगा और लिबरेट होगा, ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट लॉ आया है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ, amount of ion oxidized or reduced at either electrode during the passage of current is proportional to the quantity of electricity। अब कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है या वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? वो डिपेंड करता है किस पे, कि कितने अमाउंट हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डब्ल्यू क्या है हमारा, मास ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज यूटिलाइज्ड, ठीक है? तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आई टी, ये तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं फॉर्मूला, कि क्यू हमारा क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यू की यूनिट क्या होगी यहाँ पे, कुलम। कुलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। क्यू हमारा क्या है यहाँ पे, चार्ज, ठीक है? हमें जनरली ये फॉर्मूला एग्जाम में पता होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, ठीक है? ये फॉर्मूला हमें पता होता है। उसके बाद है, अब जेड जेड को हम और क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ई बाय एफ। क्या है हमारे यहाँ पे, एफ क्या है हमारे यहाँ पे, फैराडे, सॉरी। उसके बाद है ई क्या है हमारा, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट। एफ क्या है हमारा, फैराडे। 1 फैरड इक्वल टू कितना होता है, 96500, ठीक है? तो क्या बोलेंगे, फैराडे या फैरड, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है? अब उसके बाद हम ई को क्या लिख सकते हैं, ई को क्या लिख सकते हैं हम, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, ठीक है? तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला क्या हुआ, डब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाय, ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक चीज़ और, अब हमें इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कि किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि MnO4 की बात, इसकी बात करते हैं, हमने जो क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, ठीक है? जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किस में चेंज हो रहा है यहाँ पे, Al प्लस में, AlCl3 में। तो AlCl3 की हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, Al3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ Cl नेगेटिव, है ना? तो यहाँ पे जो
नेट चेंज है इलेक्ट्रॉन्स का वो कितना है, दैट इज n इक्वल टू 3, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मोलर मास हमें जैसे यहाँ पे गिवन है कितना है ये 27 डिवाइडेड बाय, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ ना, ठीक है। बेसिकली एन रिप्रेजेंट, एन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एन रिप्रेजेंट एन फैक्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की, सॉरी किसी भी एसिड की वो बेसिसिटी बताता है और किसी भी बेस की वो एसिडिटी बताता है। जैसे मैं अगर बात करूँ H2SO4, H2SO4 हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी डिसोसिएशन कैसे होगी, ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो किसी एन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एसिड की वो क्या बताता है, बेसिसिटी, बेसिसिटी। तो H2SO4 की बेसिसिटी क्या है, 2, ठीक है। वो कितने आयंस दे रहा है सोल्यूशन में, 2 आयंस के, ठीक है। और अगर मैं NaOH की बात करूं, NaOH, ठीक है, तो NaOH की एसिडिटी क्या होगी, NaOH की एसिडिटी क्या होगी, 1। 1 कैसे होगी, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो किस में ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, है ना। तो कितने आयंस इसने रिलीज किए सोल्यूशन, 1, तो इसलिए इसकी एसिडिटी क्या हुई, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन इतने ग्राम ऑफ कूलम चार्ज इज पास थ्रू LCl3 सॉल्यूशन, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है। तो यहाँ पे अब हमें ये करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय n इंटू आई इंटू पी बाय एफ, ठीक है। तो मोलर मास कितना था, 27, एन फैक्टर मैंने भी बताया है इसका, एन फैक्टर कैसे होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट की रिएक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए चार्ज है ये इसका, किसी मेटल आयन के लिए उसका चार्ज होगा, किसी एसिड के लिए उसकी बेसिसिटी होगी, किसी बेस के लिए उसकी एसिडिटी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि एन फैक्टर किस फॉर्म में है। तो इसके लिए एन फैक्टर क्या है हमारा 3, ठीक है। और यहाँ पे करंट कितना है हमारा, सॉरी हमें यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दी है क्यू की, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, 965 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय फैराडे कितना होता है, 96500, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है, 3 9 7, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या है, 9/10, डेट इज कितना, 0.9 ग्राम, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, फैराडेज सेकंड लॉ, तभी ये फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या है कि जितनी ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं सॉल्यूशन में, उतने ही हमारे पास डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो लिबरेट करेंगे। अगर हमने जो सेल्स लिए है वो क्या है, डिफरेंट ली है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ, मैंने ये सेल ली है, ठीक है। मैंने 2 सेल ली है, एक सेल जो है मेरा इसमें मैंने लिया एक्वस CuSO4 सोल्यूशन, ठीक है। एक सेल मेरे पास ये है, इसमें मैंने लिया एक्वस AgNO3 सोल्यूशन, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन और एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। इनको हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सीरीज में है, हमारे पास जैसे सेल है, ठीक है।
कौन सी सेल है ये? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सॉरी, 2 इलेक्ट्रोड्स बनाने थे, ये बना दी। ठीक है, ये इसके साथ है, एक और इलेक्ट्रोड है, ये इसके साथ है और ये इसके साथ, क्योंकि इलेक्ट्रोड के साथ होंगे, व्हीकल के साथ होना, कनेक्ट होंगी वायर्स। ठीक है, तो हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रोड्स हैं इनके। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए लिखती हूँ कि कितना अमाउंट जो है डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, तो इसके लिए W किसके लिए है? ये कॉपर के लिए है। तो कॉपर के लिए हम क्या लिख रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, मतलब जितना अमाउंट जो है डिपॉजिट हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। और इसके लिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, सॉरी, अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सिल्वर इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। सिल्वर इज इक्वल टू कॉपर ओवर सिल्वर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है इसके लिए कि जो भी हमारा अमाउंट जो है डिपॉजिट हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, रीड कर लेते हैं एक बार। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, number of different substances liberated are proportional to their chemical equivalent। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट मैंने बता ही दिया था कि क्या होता है। रेशियो होता है किसका? एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ मेटल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग द केटायन। ठीक है, अब उसके बाद एप्लीकेशन क्या क्या है इलेक्ट्रोलिसिस की? सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन ऑफ केमिकल्स, हम केमिकल्स की फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर और कोरोजन एंड देयर प्रिवेंशन, जैसे जंग वगैरह लग जाता है उनकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या है, जैसे ये है, दो मैंने यहाँ पे शो किया आपको। एक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारा एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड हमारा कॉपर है और जो कैथोड है ये हमारा कोई भी मेटल है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है थ्रू बैटरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है वो डिकम्पोज होता जा रहा है, डिकम्पोज होके वो कहाँ है, यहाँ पे क्या हो रही है इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, कॉपर की यहाँ पे डिपोजिशन हो रही है और यहाँ पे लिबरेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। जैसे ये भी यहाँ पे भी है, कॉपर है, कॉपर की क्या हो रही है? यहाँ पे लिबरेशन हो रही है और ये किस पे जा रहे हैं? ये जो मेटल है उस पे क्या हो रही है? इनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है। ये क्या है? कोरोजन प्रिवेंशन है ना। उसके बाद अब एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की। एक्सट्रैक्शन कैसे होगी? जैसे हमारे पास मान लो ये एक्सट्रैक्शन वाला एग्जांपल है। जैसे हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर है और एक प्योर कॉपर है। ठीक है, हमने रिएक्शन स्टार्ट की। रिएक्शन स्टार्ट करने से क्या होगा? जो प्योर कॉपर है वो कहाँ डिपॉजिट होता जाएगा? इसके पास, है ना। और जो इम्प्योर कॉपर है, जो इम्प्योरिटीज है वो एक साइड रह जाएंगी और जो प्योर कॉपर है वो एक साइड आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब उसके बाद क्वेश्चन है, ये हमारा जी मेंस में आया है, ये भी जी मेंस में आया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एल्केन्स, पहले ये वाला करते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर हमारी बेसिक्स क्लियर है तो हम इन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर टू O2। ठीक है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसने कहा कि ऑक्सीडेशन हो रही है वाटर की, किसमें? O2 में। हमें उसकी उसका अमाउंट कैलकुलेट करना है इन इन कूलम। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? क्यू कैलकुलेट करना है, क्या? क्यू। तो वाटर को हम कैसे लिख सकते हैं? H2 + O2, है ना। बट हमारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? एक है और यहाँ पे दो है, तो हम इसको क्या करेंगे? हाफ से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल हो जाता है, 1। उसके बाद
अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। जो ऑक्सीजन है इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। ठीक है। अब वाटर है, वाटर की हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने रिडॉक्स रिएक्शंस में करते हैं कि इसको x मान लिया, जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है उसको x मान लिया। नहीं तो सिंपल है, इसको हम ऐसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है। ऑक्सीजन हमें पता है, वो जो हमारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स होते हैं, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या होता है, -2 चार्ज कब होगा, जब हाइड्रोजन के पास +1 चार्ज होगा और इसके पास +1। ठीक है। तो +2 -2 चार्ज बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। दैट मीन्स ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2, और हाइड्रोजन का क्या है, +1, इसका +1। ठीक है। तो ऑक्सीजन का चार्ज क्या है यहाँ पे, -2, और हाइड्रोजन का चार्ज क्या है, +1। ठीक है। तभी दोनों का होगा +2। तो अब देखें, अब ये +1 से क्या हो रहा है, +1 से कहाँ जा रहा है, कम हो रहा है। कम मतलब क्या, रिडक्शन। और ये -2 से कहाँ जा रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ये गेन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये +1 से 0 में जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। अब उसने खुद बोला है कि वाटर मॉलिक्यूल से किस में जा रहा है, किस में चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन में। तो हम वाटर मॉलिक्यूल से कौन सा कंसिडर करेंगे, ऑक्सीजन वाला। तो यहाँ पे नेट चेंज कितना हो रहा है, एन कितना चेंज हो रहा है, 0 -2। तो ये कितना हो जाएगा, +2। एन फैक्टर हमारा क्या आया, +2। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक तो हमने पढ़ा है कि I × T होता है चार्ज निकालने की। ठीक है। एक होता है हमारा Q = NE। सॉरी, Q = NE नहीं, NF। Q = NF। ठीक है ये। तो Q हमारे पास एन फैक्टर कितना आया, 2। मतलब हमारे पास कितना चार्ज आया, 2 फैरड। इसका आंसर। ठीक है, 2 फैरड। नेक्स्ट। अब नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट एंड सोडियम सोडियम इथाइल एसिटेट। ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। अब बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन हो रही है। ठीक है, ब्रेक डाउन हो रही है। अब ब्रेक डाउन होके क्या हो रहा है, हमारे पास क्या बनते हैं यहाँ पे, फ्री रेडिकल्स। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है। फ्री रेडिकल्स की जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास 3 तरीके से होती है। सबसे पहले तो ये लिखा ही है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है, होमोलिटिक क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। तीसरा क्या होता है हमारे पास, हम रिएक्शंस करवाते हैं बाय पेरोक्साइड्स, जैसे हमने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड। इन तीनों प्रोसेस से हमारे पास किसकी रेडिकल जनरेशन होती है, फ्री रेडिकल्स की। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा इसने पूछा कि हमारे पास नंबर ऑफ एल्केन्स ऑब्टेन, हमारे पास कितने एल्केन्स बन रहे हैं। तो जैसे CH3COONA। ठीक है। अब इसके फ्री रेडिकल्स बनाते हैं तो क्या बनेगा, CH3। ये बनाना CH3। और इथाइल एसीटेट के बनाते हैं तो हमारे पास इसका क्या बना, फ्री रेडिकल C2H5। अब हमें पता है कि फ्री रेडिकल्स जो है वो स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होते, तो ये आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बना लेते हैं। अगर ये सेम सेम मिल जाएंगे आपस में, जैसे ये दोनों मिथाइल रेडिकल है, मिथाइल रेडिकल आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये इथेन। उसके बाद अब इथाइल रेडिकल आए हमारे पास, C2H5। ये 2 इथाइल रेडिकल आए तो ये क्या बनाएंगे, C4H10 ब्यूटेन। अब उसके बाद एक और स्टेप है हमारे पास, जैसे अब ये CH3 प्लस इथाइल रेडिकल कंबाइन हो जाएगा मिथाइल रेडिकल के साथ इथाइल रेडिकल, तो ये क्या बन जाएगा, C3H8। क्या बन जाएगा ये, प्रोपेन। ठीक है। तो हमारे पास कितनी एल्केन्स की फॉर्मेशन हुई, 1 2 3। ये आया था एग्जाम्स में, सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आना था यहाँ पे,
है ना? बस थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी। तो ये क्वेश्चन जो है ये ना तो ये फिज़िकल का एक तरह से देखा जाए तो, ना ही ऑर्गेनिक का है ना? इलेक्ट्रोलिसिस की बात की, तो हमारे पास ब्रेकडाउन आ गई और एल्केन्स की बात की तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले गए, ठीक है? तो नेक्स्ट लास्ट है ये। उसके बाद 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट इतने ग्राम एटम, ठीक है? मतलब जो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लिबरेशन हो रही है वो किसके बराबर है? x इंटू 10 की पावर -1 ग्राम, ठीक है? अब उसने बोला है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो कैसे हो रही है? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू कॉपर, ठीक है? तो CO2 प्लस से, सॉरी, कॉपर से इसमें चेंज हो रहा है, कॉपर 2 प्लस प्लस चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब यहाँ पे एन फैक्टर हमारा क्या है? 2, ठीक है? एन फैक्टर 2 है तो ऑब्वियसली जो हमारा चार्ज होगा वो कितना होगा? 2 फैराड इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इस रिएक्शन के लिए कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? दैट इज 2 फैराड। बट हमें पूछा गया है फॉर 1 फैराड, ठीक है? तो फॉर 1 फैराड, 1 फैराड के लिए क्या हो जाएगा? हाफ अमाउंट 1 फैराड के लिए क्या हो जाएगा? Q/2, है ना? तो यहाँ पे 1 फैराड के लिए कितना है? हाफ हाफ अमाउंट हो जाएगा हमारा। तो हाफ अमाउंट को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? 1 फैराड के लिए, तो x इंटू 10 की पावर -1 ग्राम, है ना? तो हाफ को हम क्या लिख देते हैं? 0.1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1 इक्वल टू, दैट इज कितना हो जाएगा? 5 ग्राम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर दिस।